अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपनी एक्सरसाइज 18.2 करेंगे। 18.2 एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैंने आपको जो है वो 18.2 के 10 क्वेश्चन कराने हैं। 1 से लेके 10 तक के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो ये तमाम मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस में आपको पार्ट भी दिए हुए हैं तो वो तमाम पार्ट्स भी करा दूंगा। ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। बस आप जो है वो कैलकुलेटर लेके रखिएगा अपने पास, तो उससे इजीली हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे नोट्स और ग्रुप और बाकी चीज़ें मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल के सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी बढ़े। अच्छा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले बात समझ लो कि वेरिएशन होता क्या है। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव क्या कि आपके पास है एक चीज़ है x, या चलो एक चीज़ है आपके पास y, ठीक है। एक चीज़ है आपके पास y। अब उसमें अगर वेरिएशन आ रही है ना, और अगर वो डायरेक्टली डिपेंड करती है x से, तो क्या होगा, अगर y तब्दील होगा तो आपके पास x भी जो है वो तब्दील होगा। हाँ, तो देखो ये आपके पास हो गया। क्या आपको समझ में आ गया कि अगर x की वैल्यू तब्दील होगी तो y भी तब्दील होगा, y की वैल्यू तब्दील होगी तो x भी तब्दील होगा। अब ये जो साइन है ना, ये आपने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। इस साइन को क्या कहते हैं? इस साइन को कहते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अभी मैं इसके बाद आपको जो है वो लिख कर दिखा दूंगा। तो याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। मतलब अगर y की वैल्यू में इजाफा आ रहा है तो x की वैल्यू में भी क्या होगा, इजाफा आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब हमारे को ऐसे तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अगर चीज़ें इक्वेशन की तरह लिखी हुई हो तो ही हम लोग सॉल्व कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लगा लोगे k x। तो याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाया जाता है, तो इक्वल टू का साइन और उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्वल टू का साइन और उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है। अब इस कांस्टेंट को आप कह सकते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अगर थोड़ा सा और जो है वो हट जाओ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसको जो है ना वो डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे? फिज़िक्स में। तो ये जो चीज़ मैंने आपको लिखवाई है ना, ये एज इट इज़ आप इसे लिख लो, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लो, क्योंकि यही सारा काम हमने ऊपर करना है। तो पहले मैंने आपको लेक्चर दे के चीज़ों को समझा दिया, ताकि वो स्टूडेंट जो कि इसको पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल इसी तरह से ये होना है। तो कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये आपका हो गया। अब इसी की मदद से हम आगे तमाम सवाल सॉल्व करेंगे। देखो, इन्वर्सली भी देख लो। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ ना, यही चीज़ ऐसे करके लिखी हुई हो, यही चीज़ जो है ना वो ऐसे करके लिखी हुई हो, साइन सेम हो, बस ये ऐसे लिखा हो, तो इसे क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी? कम हो जाएगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इसको आप क्या कहते हो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को कम करो तो दूसरी भी कम हो जाए, या एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरी भी आपके पास क्या हो? बढ़ जाए, ठीक है। अब इसी की मदद से आज सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा ऐड कर लो, इसकी स्पेलिंग सही कर लो। सबसे पहले तो ई लगा लो, और अगर इसके अंदर कांस्टेंट लगाना है तो वही सेम तरीका है कि आप जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे और के लिखोगे और एक्स लिखोगे, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इक्वेशन इस तरह लिखी जाती है। अब एक्स की जगह कोई भी चीज़ आ सकती है, मास, वेट, और वाई की जगह भी कोई भी चीज़ आ सकती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन इस तरह लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन इस तरह लिखोगे। अब इस और इस फॉर्म की मदद से तमाम सवाल सॉल्व होंगे। तो आज आप सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो प्रीवियस काम जो मैंने कराया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या हो सके तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा
कि अपने पास उसको लिख लेना हमेशा के लिए ताकि भूलो मत। अच्छा, कह रहे हैं कि इफ़ y वेराइज डायरेक्टली, मतलब y में तब्दीली आ रही है डायरेक्टली एस x, यानी डायरेक्टली जब भी कहें ना तो आपने हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है आप। और फिर हमें कहते हैं कि एन y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 3। अच्छा, अब देखो ऐसे तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, मैंने अभी आपको पीछे बता दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या है, कि हमारे पास कांस्टेंट है, यानी ये सेम चीज़ के लिए हमेशा सेम आएगा, तो ये कांस्टेंट है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको y इन्होंने दिया हुआ है 10 और x इन्होंने दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इक्वेशन को सेट करा लो ताकि जो बच्चे देख रहे हो उन्हें मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई सेट। तो इस तरह आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, तो y x, ठीक है। तो मैंने पहले k को लिख दिया, फिर y और x लिख दिया। तो y आपको इन्होंने कितना दिया हुआ है, इक्वेशन सवाल में 10 दिया हुआ है, तो 10 मैंने जो है वो y पुट कर दिया। y आपको दिया हुआ है इन्होंने इक्वल टू 10, ठीक है, y इन्होंने इक्वल टू 10 दे दिया, और x इन्होंने आपको दे दिया है 3। तो इसे यहाँ पुट कर दो, आपके पास क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये किस में चला जाएगा, ये आपके पास रेशो, वो आपके पास जो है वो डेसिमल्स में आ जाएगा। तो हम डेसिमल्स में नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ होल नंबर ही लिखेंगे, तो इसीलिए इसको यहीं छोड़ दो। अब क्या करना है, अब आ जाओ पहली कंडीशन में, कहते हैं कि y इन टर्म ऑफ x, तो आपने लिखना है y इन टर्म ऑफ x लिखना है। तो बस आपने क्या करना है, पहली जो कंडीशन है आपके पास वो देख लो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करा देता हूँ, ठीक है, और ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है। y इन टर्म ऑफ x, तो ये हो गया आपके पास y और k और x, ठीक है। अच्छा, बस अब k की वैल्यू आपने पुट कर देनी है जो कि यहाँ से निकाला था आपने, तो ये y आ गया इन टर्म ऑफ x, ठीक है, y इन टर्म ऑफ x, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। y लिखना था आपने इन टर्म ऑफ x, यानी y भी हो और x भी हो, तो ये आपका काम हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम देखो क्या करना है, कहते हैं कि y व्हेन x इक्वल टू, अब आपने y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू आपको गिवन है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको इन्होंने 6, और y की वैल्यू क्या कह रहे हैं पता करो। तो इक्वेशन सेम ही रहेगी, ये वाली हमारे पास इक्वेशन यही वाली रहेगी आपके पास, ठीक है, यही वाली इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास kx। अच्छा, अब आपने y की पूरी एक वैल्यू निकाल के देनी है। तो k आपके पास क्या था 10/3, और x आपके पास कितना दिया हुआ इन्होंने इस कंडीशन में 6। तो अब इन्हें क्या करो, आप सॉल्व करा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 60, और 60 को 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, वो जो है आप यहाँ पर लिख दो। तो 60 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आएगा 20, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अगर x आपको 6 दिया हुआ होगा तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जो है वो 20 आएगी, ठीक है। कांस्टेंट के साथ मैंने क्या किया, 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा के 3 से डिवाइड करा दिया। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब इसी तरह की एक और कंडीशन भी दी हुई है जो कि तीसरी कंडीशन है, लेकिन अब आपने जो है ना वो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पर तीसरा कर देता हूँ। k की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाल ली थी, k की वैल्यू हमारे पास 10/3। अच्छा चलो, अब यही इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल करते हैं, अब x की वैल्यू निकालो बस। तो k क्या है यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, यहाँ के हो गया ये हमारे पास डिवाइड, ठीक है। तो y कितना दिया हुआ इन्होंने इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इन्होंने y गिवन किया है आपको, उसकी वैल्यू मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। y की वैल्यू इन्होंने आपको दी थी 15, ठीक है, एज इट इज़ ही उतार लेना जैसा मैं काम कर रहा हूँ। तो ये पहला हो गया, ये यहाँ दूसरा, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ तीसरा, ठीक है। अच्छा, तो y की वैल्यू इन्होंने आपको कितनी दी 15, ठीक है। k की वैल्यू इन्होंने आपको कितनी दी, k की वैल्यू हमने खुद ही निकाली थी 10/3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 15 नीचे रहेगा और ये 10 और 3 रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ, ठीक है। कराया ना, ये बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। अब कैलकुलेटर की मदद से चाहो तो इसे सॉल्व कर लेना, आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ रहा है
9/2, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लेना। अभी 9/2 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 45। अब 45 को अगर आप 10 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास 45 को आप 10 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर जो है वो ये आता है 2 पर 5 के टेबल में और ये आता है 9 पर, तो आएगा 9/2। तो बस 9/2 ही तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब इसके आंसर जो है वो पीछे से कंफर्म भी कर लेते हैं, मतलब पीछे से देख लेते हैं कि हमने आंसर सही निकाले या कहीं गड़बड़ी कर दी है। तो गड़बड़ी की होगी तो इसमें भी गड़बड़ी आ गई होगी। अच्छा, तो पहले का आंसर आपके पास ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का 20 आ रहा है, तीसरे का 9/2 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बल्कि। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम तरीके से होगा, सेम ही जो है वो तरीका है। बस इसमें क्या है कि वैल्यूज़ आपको मतलब जो x और y था वो v और t की फॉर्म में लिख के दे दिया है, ठीक है। तो इधर ये कहते हैं, मैं पहले जो है वो एक साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ फिर दूसरी साइड पे भी लिख दूंगा। इधर ये कहते हैं कि v आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, v वॉल्यूम के लिए होगा और t आपके पास टाइम के लिए। यहाँ v जो है वो वॉल्यूम के लिए होगा, वॉल्यूम ही लिया जाएगा यहाँ पे v, ठीक है, और तो कोई चीज़ लेंगे नहीं v से। तो v वॉल्यूम के लिए होगा, t टाइम टेम्परेचर के लिए होगा, टाइम के लिए नहीं टेम्परेचर के लिए। इस तरह की इक्वेशन जो है ना वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ में पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ में थी इस तरह की इक्वेशन, ठीक है, कि v डायरेक्टली डिपेंड करता है t पर। अच्छा, तो इन्होंने v की वैल्यू आपको कितनी दे दी, v की वैल्यू इन्होंने दे दी आपको 15 और t की वैल्यू इन्होंने दे दी आपको 24। ये इसलिए दिए ताकि आप जो है वो कांस्टेंट निकाल सको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने हमें कहा हुआ है कि द इक्वेशन कंटेनिंग v एंड t, इक्वेशन जो है वो v और t को कंटेन कर रहा है, यानी ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें v और t मौजूद हो और कांस्टेंट की वैल्यू भी उसमें शामिल हो। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू भी आ जाता है। तो यहाँ पर ले आओ v और यहाँ पर t को डिवाइड करा दो तो ये k हो जाएगा आपके पास। तो v कितना दिया हुआ है आपको 15 और k दिया हुआ है 24, ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में ये दोनों के दोनों आते हैं। तो आप क्या करो, 15 डिवाइडेड बाय 24 कर दो तो आपके पास आएगा 5 और 8, ये 5 पर आता है और ये 8 पर आता है, ठीक है। ये कांस्टेंट आ गया आपका। चाहो तो कांस्टेंट को यहाँ लिख लो, ठीक है, ताकि अगर कभी दोबारा लिखना पड़े तो हमारे पास ये मौजूद रहे। अच्छा, अब पहली कंडीशन पे आ जाओ, पहली कंडीशन को सॉल्व करो कि पहली कंडीशन में क्या कहता है। पहली कंडीशन में ये कहते हैं कि, पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन में कहते हैं कि द इक्वेशन कंटेनिंग v एंड t, तो इक्वेशन v और t को कंटेन करा हुआ है। तो बस यही चीज़ है आपके पास, k और t, बस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। तो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें v और t भी मौजूद होगा और कांस्टेंट की वैल्यू भी मौजूद होगी। तो 5, 8, k की वैल्यू हमने निकाली थी ना 5/8 और ये t, तो ये इसका आंसर है। बस इससे ज़्यादा इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको इतना ही सॉल्व करना था हमने और इतना ही इसका आंसर निकालना था। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, बोर्ड ये सीधा है, कैमरे का एंगल इस तरह का आ रहा है कि ये इसे टेढ़ा करके दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना फ्लिप कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए आपको कि कर क्या रहा हूँ मैं काम, ठीक है। अच्छा, अभी भी कैमरे का एंगल ही असल में इसमें टेढ़ा आ रहा है, तो इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट अब जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया होगा, अब आपको जो है वो सीधा नज़र आ रहा होगा, पहले वो बहुत ज़्यादा साइड में जा रहा था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि, सेकंड पार्ट में आपको कहते हैं कि आपने v की वैल्यु निकालनी है जब t आपके पास है, t इन्होंने दिया हुआ है 30, t 30 रखिएगा और k तो वही सेम रखा जाएगा आपके पास 5/8 और इक्वेशन भी वही सेम इस्तेमाल होगी, v इक्वल टू k t, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी थी 5, 8 से डिवाइड, ठीक है, और t की वैल्यू कितनी है 30। बस अब सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा दो, 30 को मल्टीप्लाई करा दो 5 से और डिवाइड करा दो 8 से, तो आपके पास कितना आएगा
75/4, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका जवाब आ रहा होगा 75/4, इसका जवाब जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा करते हैं। तीसरा भी सेम तरीके का है, बस वैल्यूज़ देखते हैं किन किन की गिवन है। तो तीसरे में इक्वेशन भी यही इस्तेमाल होगी जो हर बार इस्तेमाल हुई है। अच्छा, तीसरे में कहते हैं कि तीसरा जो इसका पार्ट है वी, टी निकालना है। जब आपको वी दिया हुआ इन्होंने, टी आपको जो है वो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमने वी फाइंड किया था ना, यहाँ हमने वी फाइंड किया था, तो इस तरह अब आपको टी फाइंड करना है। और के की वैल्यू वही सेम रहेगी 5/8, इक्वेशन वही सेम रहेगी v = KT। तो आपको निकालना है t, तो k को नीचे ले आओ, v, k और t, ठीक है। तो t को मैं पहले लिख रहा हूँ, v की जगह पे पुट कर रहा हूँ 10 और उसके बाद k की जगह पुट कर रहा हूँ 5/8, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसको रेसिप्रोकल, तो ये हो गया मेरे पास 8/5, ठीक है। तो अब t की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अब जो है वो अच्छा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बस डायरेक्ट अब यहाँ पर मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से करोगे तो आ जाएगा 80 और डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आ जाएगा 16। तो के की वैल्यू, टी की वैल्यू आ रही है आपके पास 16 आ रहा है, ठीक है जवाब। और इसको मैं पीछे चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। तमाम हमारे तीनों आंसर जो है वो बिल्कुल सही आए। ये आंसर भी सही आया हमारा, ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन सेम तरीके से है, बस आपने कंडीशन समझनी है। कहते हैं कि इफ़ यू, मैं से यू पढ़ूंगा, ठीक है, म्यू या कुछ और नहीं पढ़ूंगा, यू ही पढ़ूंगा ताकि आसानी रहे बच्चों को समझने में। इफ़ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब रूट वी एंड u = 4 when v = 64, find the value of u and v. Find the value of u when v = 216 and the value of v when। अच्छा, यहाँ भी आपको सेम ही क्वेश्चन इन्होंने करा है, बस थोड़ा सा जो है ना इन्होंने घुमा के बात करी है। सबसे पहले तो इन्होंने आपको इक्वेशन दी है, वो लिख देता हूँ मैं, एक्सप्रेशन कहेंगे इसे, तो मैं इसे u लिखूँगा, ठीक है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा यूँ करके लिख लीजिएगा। और क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, कैसे पता चल रहा है कि यहाँ 3 लिख के दिया इन्होंने हमें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, कांस्टेंट की साइन हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगा, यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा के कांस्टेंट लगा दूंगा और इक्वल टू की साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास k और क्यूब रूट तो हमारे पास एज इट इज़ रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने निकालनी है k की वैल्यू सबसे पहले, क्योंकि आगे जब ही सवाल सॉल्व होगा जब k की वैल्यू मुझे पता होगी। तो ये यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ये k हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब u की वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने, u की वैल्यू दी हुई है 4 और v की वैल्यू इन्होंने दी हुई है हमें 64 और क्यूब रूट। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल मैथ इधर नहीं लग रही है हमारे पास। याद रखना आप, जैसे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटता है ना, इसी तरह से क्यूब रूट से क्यूब कटता है। और 4 का अगर आप क्यूब लोगे ना तो वो 64 बनेगा, ठीक है। तो 64 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 4 और उसका क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल कैसे हो रहे हैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये इधर देख लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 4 एज इट इज़ लिखा रहता है और ये पावर बन जाता है 1/3। अगर क्यूब रूट को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना 1/3 करके, तो यहाँ बस वही किया मैंने, इसे 1/3 करके लिख दिया, ठीक है, 1/3 करके लिख दिया। तो इसको एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों को ये चीज़ याद नहीं है उन्हें याद आ जाए, ठीक है। ये 4 है, 3 पे आ गया, तो ये एक दूसरे से कट गया। तो आपके पास ये जो 4 का क्यूब और उसके ऊपर क्यूब रूट है, ये 4 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसको आप फिर यूँ डायरेक्ट भी काट सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना। चलो, तो ये हमने कर लिया। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 4/4। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, ठीक है, k की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, ठीक है।
इसको थोड़ा सा मैं जगह दे के लिख देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब जो है वो बाकी जो कंडीशनें दी हुई हैं वो करते हैं। इस छोटे से हिस्से को मैं रिमूव कर देता हूँ और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अब करना क्या है हमने, अब जो इन्होंने कंडीशनें दी हुई ना उसके मुताबिक चीज़ों को सॉल्व करना है। कहते हैं कि अब आपने k की वैल्यू निकाल ली ना, अब आपका काम आसान हो गया है। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u, या म्यू कह लो, मैं से u कह रहा हूँ इतनी देर से, आप चाहो तो म्यू भी कह सकते हो क्योंकि ये म्यू ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये यूँ करके बन जाता है। तो आपने क्या करना है, इस u की वैल्यू पता करनी है और k आप, ये इक्वेशन आपके पास यही वाली रहेगी जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है, वो तब्दील नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। तो अब तो आसान है, k आप क्या पुट करोगे 1, ठीक है, और v क्या दिया हुआ है, जो v दिया हुआ है वो पुट कर दो। v की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, v आपको दिया हुआ है इन्होंने 216, ठीक है, 216 दिया हुआ है। तो यह मैंने लिख दिया 216। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 216 किसका जो है वो क्यूब रूट होता है। अगर आप 6 का क्यूब लो ना तो 216 आता है, यानी अगर आप 6 का क्यूब लोगे तो 216 आएगा। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करा देना, सिंपल पता चल जाएगी ये बात आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको अब यूँ ही लिखते हैं, हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1, तो ये हो गया 6 की पावर 3 और ये 3, तो क्यूब से क्यूब रूट आपको पता है कैंसिल हो जाता है। तो इसका जो u का जवाब आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 6, क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो वो 6 ही रखेगा उसे। यूनिट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हम मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब हमारे पास बिल्कुल सही आ गया है, 6 आ गया है। अच्छा, अब इसे u ही लिखूँगा मैं क्योंकि पीछे जवाब भी u में दिया हुआ है। अच्छा, तो ये था मेरा कंडीशन, इन्होंने जो 1 दी हुई थी, वन कंडीशन समझ लो। वैसे इधर कंडीशन लिख के तो नहीं दी हुई इन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि u पता करो, v पता करो। अच्छा, अब दूसरे कंडीशन में कहते हैं कि अब पता करो v, पहले u तो पता कर लिया, v पता करो। लेकिन तुम्हारे पास जो u की वैल्यू है वो है तुम्हारे पास 5, तो u की वैल्यू 5 रखो और v पता करके बताओ, ठीक है, सिंपल ये काम करना है। तो इक्वेशन तो वही लिख दूंगा मैं दोबारा, इक्वेशन तो तब्दील नहीं होगी मेरी, ये v पता करना है। तो ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास v एज इट इज़। तो ये 1 वहाँ ले जाके डिवाइड कराऊंगा तो भी 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि जब भी आपको स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता था तो आप क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते थे। अब आपको क्यूब रूट ख़त्म करना है तो आप क्या कर लोगे, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, BS लिख रहा हूँ, BS का मतलब है बोथ साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्या करो, 3 ले लो और इसके पावर भी 3 ले लो, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब रूट फिर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। 125 एक बाइक का नंबर भी होता है, मॉडल होता है, होंडा CD 125, यामाहा की 125, ठीक है। चलो हो गया, ये तीनों आपके जवाब आ गए। अब इसको चेक करते हैं, बिल्कुल सही आया अभी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये पूरा इसका सॉल्व था, एच उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मुझसे ना वो हो गया था, मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाया, फेयर नहीं कर पाया, लेकिन बाकी क्वेश्चंस तो मैंने फेयर कर दिए हैं। तो नोट्स का सुन लो, यहाँ पर नोट्स मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही अगस्त के बाद बन जाएंगे रिलीज़ कर दूँगा। अगर अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हो तो कांटेक्ट कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ग्रुप की फ़ीस 1000 है, ठीक है, जिसमें नोट्स, बुक का PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर का PDF, 5 ईयर की सॉल्व, और आपको जो है वो लाइव सेशन का लिंक, टेस्ट सेशन का लिंक और रिकॉर्डेड लेक्चर, और ये फ़ीस पूरी साल में एक बार देनी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हूँ। आओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 अब जल्दी जल्दी करते हैं ताकि जो है ना हमारा टाइम भी थोड़ा सेफ हो। अब आगे ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, पार्ट्स नहीं है ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी होंगे भी वो। इफ़ वेराइज डायरेक्टली एस, यानी कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि एफ वेराइज कर रहा है, यानी एफ में तब्दीली आएगी
अगर आप m के क्यूब में तब्दीली करोगे, यानी f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m क्यूब के, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो f की वैल्यू आपको इन्होंने दी हुई है ताकि आप कांस्टेंट निकाल सको। f की वैल्यू ये देते हैं आपको 81 और m की वैल्यू ये देते हैं आपको 3। ये इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आगे और जो कंडीशन है उसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट निकाल सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इक्वल टू लगाओ और कांस्टेंट लगाओ। ठीक है, और ये m क्यूब तो एज इट इज़ आ गया। अब आप पता कर लो k की वैल्यू को। तो k की वैल्यू f क्या है 81 और 3 की पावर q। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपने 81 को डिवाइड करा दो 3 की पावर क्यूब से। तो आपको पता है 3 की पावर क्यूब यानी 27 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 का जब क्यूब लेते हो ना तो ये 27 आता है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब 81 डिवाइडेड बाय 27 तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स ये हो गया। अब कंडीशन देख लो, कंडीशन में वो कहते हैं कि अगर m की वैल्यू आपके पास 5 है तो f क्या होगा, f पता करो अगर m की वैल्यू 5 रखी है। ठीक है, बस इतना सा काम कर लो। हाँ, तो हमें तो आता है, हम कर लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो k क्या रखूँगा मैं, 3 रखूँगा, बिल्कुल सही बोला आपने, 5 और ये। अच्छा भाई, आपको पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब फिर वही 125 एक बाइक का नाम भी होता है, मॉडल। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 125, द आंसर इज 375। अच्छा, अब मैं यहाँ न्यूटन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मैं फिज़िक्स में काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मुझे इसके सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैं कोई न्यूटन व्यूटन इधर यूनिट नहीं डालूँगा। ठीक है, वैसे तो एफ से हमें न्यूटन ही बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखूँगा। आप भी मत लिखना, क्योंकि आपको ऊपर किसी भी वैल्यू का इन्होंने यूनिट नहीं दिया। मैथमेटिक्स में हम सॉल्यूशन करना सीखते हैं और उसके बाद साइंस में हम उसको जो है वो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ सॉल्यूशन सीखेंगे। अच्छा, अब 5 क्वेश्चन करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में देखो आपको क्या कहते हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे। क्वेश्चन 5 में कहते हैं कि इफ़ वाई, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशनें सॉल्व कर ली आपने, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे आ जाओ। इफ़ वाई इन्वर्सली वेराइस इन्वर्सली, यानी वेराइस यानी उसमें तब्दीली आएगी इन्वर्सली, यानी अगर y बढ़ाओगे तो x कम हो जाएगा और x बढ़ाओगे तो y कम हो जाएगा, इस तरह से। हाँ, तो कहते हैं कि x आप लोगों के पास है बच्चों 10 और y आपके पास है 10, x है आपके पास 3। अब देखो मैं बहुत बात अभी मैं कब से यही देख रहे होगा कि आप मैं x की जगह फिर ये मल्टीप्लाई के साइंस बना रहा हूँ। तो इसको मैं, क्योंकि मैं अपनी मैथ सॉल्व कर रहा था ना, उसमें भी यही इसी तरह कर रहा था, मल्टीप्लाई के साइन बना रहा था, क्योंकि मैं खुद कर रहा था तो फिर उसमें ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसे x का साइन बनाता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कांस्टेंट पता करना होगा, सबसे पहले कांस्टेंट। तो अभी मैंने आपको तरीक़ेकार सिखाया था कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इक्वल टू लगाओ और कांस्टेंट लगाओ। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, प्रोपोर्शनैलिटी और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ। अच्छा, अभी x नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि k जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k ही रहेगा। तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, जब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बीच में मैं कोई साइन नहीं लगा रहा, आपको पता है जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में अंडरस्टूड सी बात है कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो y10 है, x3 है, तो आंसर आपके पास आ रहा है 30। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, अब बाकी सवाल यहाँ कर लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप x की वैल्यू 10 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। कांस्टेंट तो सेम ही रहता है, आपको पता है कांस्टेंट का मतलब ही होता है सेम आना जिसका। तो इक्वेशन वही रहेगी, y इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो साइड बाइड कुछ नहीं कराना, बस 30 पुट कर दो और 10 पुट कर दो। ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो y इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आओ पीछे से मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सही किया या गलत, हो सकता है गलती भी हो जाए। तो अभी तो सही किया, अभी कोई गलती नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू 3 आ रहा है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो
स्पेलिंग्स थोड़ी सी इसकी सही कर देते हैं, ये मिट गई है। काला रंग बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, देखो ये अभी थोड़ा सा फेरा बस मैंने, देखो ये नीले से काला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेराइज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। वॉल्यूम जो है वो वेराइज कर रहा है, यानी सिंपल सी बात है, अभी समझाई थी मैंने बात कि वॉल्यूम वेराइज कर रहा है तो प्रोपोर्शनल का साइन, और इन्वर्सली कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, यानी प्रेशर पर स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ बोले इन्होंने स्क्वायर रूट, यानी आपके पास वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं कि P ऑफ द गैस इफ़ V, तो यहाँ भी इन्होंने आपको V दिया है 12 और P दिया है इन्होंने आपको 9, ताकि आप लोग प्रेशर को निकाल सको। ये इसलिए दिया है ताकि आप प्रेशर को निकाल सको, सॉरी कांस्टेंट को निकाल सको। तो कांस्टेंट यहाँ भी वही, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ और कांस्टेंट लगाओ और अपना वही स्क्वायर रूट में P लिख दो। तो ये V है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा P के साथ और ये आ जाएगा कांस्टेंट। तो V कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है V इन्होंने, और 9। आपको पता है ये तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास जो, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3 देता है हमारे पास, ठीक है। आपके पास ये पॉकेट कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होगा, तो पॉकेट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना चाहो तो, जो बच्चे जो है ना। तो 36 आपके पास जो है वो आ रहा है यहाँ पर K की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यही काम जो है ना वो कर लो, अगर आपके पास यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि V आपके पास है 4, सिंपल बता दो P क्या है, कांस्टेंट वही रख लेना जो पीछे आया है आपका। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना, हर बार कांस्टेंट आता है, चाहे V तब्दील करो या P तब्दील करो, वो थोड़ी ना तब्दील होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन वही सेम लिखेंगे, ये वाली V के स्क्वायर रूट P, ठीक है। पता क्या करने का बोला, P पता करने के लिए बोला है, तो P को उधर ले जाओ और V को नीचे ले आओ, इसको उधर ले गए, इसको इसकी जगह पे ले आओ। अच्छा, अभी स्क्वायर रूट नहीं लेना या स्क्वायर नहीं लेना, पहले जो है वो K और V को सॉल्व कर लो, आसान हो जाएगा काम। अभी कर लोगे ना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर K का भी स्क्वायर लेना पड़ जाएगा, V का भी स्क्वायर लेना पड़ जाएगा। तो पहले K और V की वैल्यू से सबसे छोटा जो है वो सिंपलेस्ट आंसर निकाल लो, 4। अच्छा, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, 36 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज 9, ये 1 पर आता है, ये 9 पर आता है। अच्छा, अब आपको स्क्वायर रूट तो पता नहीं करने के लिए कहा था, P का आपको कहा था P पता करो, तो P पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। तो P आपके पास आ रहा है 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर आपके पास होता है 81, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ भी कोई यूनिट नहीं लिखना मैंने और ना ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है और यहाँ पर तो आपको इन्होंने एक्सप्रेशन भी लिख के दे दी है। 7 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। तो कहते हैं कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखें, इससे मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पता चल रहा, ये इसमें इन्वर्स लिखा हुआ है ना, ये तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, F इन्होंने आपको यहाँ दे दिया है 8 और R दे दिया है आपको यहाँ पर इन्होंने 2। तो ये कंडीशन इन्होंने कूलम्स लॉ की और जो हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था ना उसकी दी हुई है, क्योंकि कूलम्स लॉ और न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में ये दोनों में ये कंडीशन सेम आती है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट अलग होता है, स्क्वायर अलग होता है, तो ये गलती नहीं करेंगे हम कभी भी। अब वो फॉर्मूला नहीं लिख दीजिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है या कूलम लॉ का, यहाँ पर बस हमने के ही लिखना है प्रोपोर्शनल का साइन हटा के या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने यहाँ लगा दिया कांस्टेंट और चलो कांस्टेंट पता करते हैं, F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई है, ये एक्स नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना तो वो भी
समझ सके कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ आखिर काम। ये 8 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 8 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो सबको ही पता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 32, ठीक है, 32 आ गया हमारे पास। अच्छा चाहे 8 का टेबल 4 तक पढ़ लो या 4 का टेबल 8 तक पढ़ लो। आई थिंक 4 का टेबल 8 तक पढ़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 से लेके 5 तक टेबल तो हम सबको ही ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है। सबसे पहली कंडीशन में वही काम करना है आपने कि f की वैल्यू को फाइंड करना है, r की वैल्यू इन्होंने आपको 5 दे दी है। तो बस इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन यही इस्तेमाल होगी, k और r का स्क्वायर, ठीक है। k कितना दिया हुआ है 32 और ये कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो ये तो अगर मैंने सॉल्व किया तो उसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, डेसिमल में। तो ये आंसर है, बस इतना ही जाएंगे हम, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते हैं, अलग अलग टेबल पे आएंगे। तो दूसरी कंडीशन में कहता है कि r की वैल्यू पता कर लो। f आपको इन्होंने गिवन दे दिया है 24, तो वही सेम इक्वेशन को लिख देना है हमने। तो f मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक जो है ना छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने k के लिए सेट करा दी इक्वेशन, मैंने सेट करानी है r के लिए, ठीक है। तो r स्क्वायर f मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर f नहीं आएगा, ऊपर k आएगा। देखो समझा देता हूँ क्या क्या है कि r को उधर ले गया, f को नीचे ले आया, f, ठीक है। अच्छा k की वैल्यू क्या थी 32 और r की वैल्यू क्या 24। अब ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, थोड़ा सा मैं से ऊपर कर देता हूँ ताकि इधर ही पूरा का पूरा आंसर आ जाए हमारा। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, हमने सिंपल इनको आपस में डिवाइड करा देना है, 32 डिवाइडेड बाय 24। तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, हमारे पास जवाब आ रहा है 4/3, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं एज इट इज़। हम क्या करेंगे, 32 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, हमने करा भी था। तो हमारे पास आ रहा है 4/3। अब आपको पता है कि स्क्वायर कैंसिल करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हो आप, ठीक है। तो यहाँ आपकी आर का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 4 का स्क्वायर रूट आपका कितना आता है 2, लेकिन 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता आपके पास, तो वो डेसिमल में चला जाएगा आंसर, इसलिए इसका आंसर मैं ऐसे लिख देता हूँ। आपके पास इसका आंसर आया है, शायद थोड़ा 3 विजिबल ना हो सही तरीके से, 3 को थोड़ा अच्छा विजिबल कर देता हूँ, 2/3, ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास, ये बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे करें प्रीवियस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कैसे होगा, द क्यूब रूट ऑफ x, यानी यहाँ पर ना आप x का क्यूब रूट लेना, आप इन्होंने कहा है स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे लोगे, ऐसे करके, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ x वेराइज एट द स्क्वायर ऑफ y, मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है y के स्क्वायर से, ठीक है। ये है आपके पास इसकी कंडीशन। तो x की वैल्यू दे दी 8, y की वैल्यू दे दी 3, ठीक है। तो वही कांस्टेंट लगा दो यहाँ पर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर मुझे पता करना है क्या, कांस्टेंट को पता भी करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यूँ लिख दूँगा और यहाँ इसको x लिख दूँगा, k लिख दूँगा। तो मेरे पास, अच्छा ये x है, शायद मैंने 3 डाल दिया इधर, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, वो मैं लिख देता हूँ 8 है, और y का स्क्वायर लेना होगा हमें। अच्छा आप अच्छी तरीके से बात जानते हो कि 2 का अगर आप क्यूब लेते हो तो वो आपके पास क्या बनता है, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि विजिबल अच्छी तरीके से। 2 का जब आप क्यूब लेते हो तो वो आपके पास, मतलब अगर 2 का आप क्यूब लोगे तो वो 8 के बराबर होगा, तो इसलिए 8 की जगह मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और ये 9 आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो k की वैल्यू जो आई वो आई आपके पास 2/9, कांस्टेंट आपके पास आ रहा है 2/9 कर।
ठीक है, ये कांस्टेंट अब हर जगह इस्तेमाल होगा आपका। ठीक है, अब आ जाओ, इसका कांस्टेंट तो आ गया, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर फाइंड एक्स पता करो, एक्स पता करो, वाई की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 3/2 दी हुई है। अब एक्स पता करते हैं, यही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है ना क्यूब रूट नहीं लेना, बहुत मुश्किल हो जाएगी इक्वेशन, मतलब ऐसा नहीं ले लेना कि क्यूब दोनों साइड ले लो, इक्वेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, पहले नंबर रख के सॉल्व कर लो। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट क्या निकाला था 2/9 और आपके पास क्या था वाई का स्क्वायर था, तो ये आ गया आपके पास 3/2 और इसका स्क्वायर, बाकी आपस में तो ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया 9 और ये हो गया, इसका स्क्वायर ले लो 3 का तो 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है 2 के टेबल में। तो आपके पास जो बचा है ना वो इन्वर्स में बचा है सिर्फ 2। अब क्या करो, दोनों साइड क्यूब ले लो ताकि क्यूब रूट ख़त्म हो जाए, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड लिख लेना। ठीक है, तो ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो ये हो गया x, और अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि अगर 2 का क्यूब लेते हो तो 8 आता है, ये आंसर है। ये छोटा सा इसका सॉल्व था। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही है। आ जाओ अब डी करते हैं, सॉरी 9 करते हैं। तो देखो 9 में आपको क्या कहते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो जो आपको कंडीशन 7 में दी हुई थी ना, वही बात इन्होंने अब वर्डिंग में कर दी है कि फोर्स जो है वो दो बॉडी के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, बस यहाँ पर आर को डी कह दिया गया, और क्या है, बाकी तो सेम ही चीज़ है ना। अच्छा, तो कहते हैं कि बच्चों आपके पास एफ है 2D है आपके पास 3, ताकि आप एक कांस्टेंट को निकाल सको। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ और डी का स्क्वायर एज इट इज रहने दो। तो डी और एफ को मल्टीप्लाई करा दो, तो एफ है हमारे पास 2D है हमारे पास 3 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर का बड़ा ध्यान रखना उसमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, 9, तो आपके पास आंसर आ गया 18 या 18, मैं अक्सर 18 को ना 18 कह देता हूँ। ठीक है, अगले में कहते हैं कि उसी को सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। तो कहते हैं कि फाइंड डी, एफ जो है आपके पास 32 है, क्वेश्चन मार्क, एफ जो है आपके पास 32 है, 32 नहीं बल्कि 72 है, बड़ा नंबर दिया हुआ। डी पता करो, एफ आपके पास 72 है, तो इक्वेशन तो वही इस्तेमाल होगी हमारे पास ये वाली, बस इसे सेट कराना होगा। एफ इक्वल टू के डी का स्क्वायर, डी को उधर ले जाओ, एफ को इधर ले आओ, क्योंकि पता करना है हमने डी। ठीक है, अभी स्क्वायर नहीं लेना वरना मुश्किल हो जाएगा, पहले वैल्यूज पुट कर लो, आखिर में स्क्वायर आराम से ले लेना। ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा 18 को डिवाइड कराओ, 18 को डिवाइड कराओ 72 से, तो आपके पास आएगा 1/4। ठीक है, अब ले लो स्क्वायर रूट ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया डी और ये हो गया आपके पास 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, स्क्वायर लेने का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपका आ गया और बिल्कुल सही इसका जवाब आ रहा है। इसका जवाब था आपके पास 1/2। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, बाकी तमाम क्वेश्चनों से शायद आसानी क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी कंडीशन दे दी है। वो कहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में
कि y जो है वो इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x - 5 के। बस इतनी सी कंडीशन दी है, काम वही सेम करना है। y जो है वो आपके पास है 6, y जो है वो आपके पास है 6, x जो है वो है आपके पास 8, ताकि आप कांस्टेंट निकाल सको। कांस्टेंट भी तो निकालना है ना। तो यहाँ पर मैं पुट y = k और उसके बाद x - 5, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, उधर ले जाओ, क्योंकि आपको पता करना है k, ठीक है। k को पहले लिख दो, y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 8 है, -5 है, तो ये 3 हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास 18। यूनिट कोई नहीं आएगा। चलो यही काम आप कर लो। इसके लिए कि अब आपको ना y की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू इन्होंने गिवन दी हुई है। x की वैल्यू अगर आप स्टूडेंट्स के पास, अगर x की वैल्यू आप स्टूडेंट के पास 10 है तो y की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करके निकालना है, जो भी करना है, और कहीं नहीं कुछ करना। हाँ, तो पता करना है y की वैल्यू को ही। तो 18 आया था और हमारे पास यहाँ आया था 10 - 5, तो हमारे पास आ रहा 18 5, ठीक है, 18/5 ये आंसर है। इसको पीछे तो मैच करते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है। तो यहाँ पर हमारे हो गए तमाम क्वेश्चन सॉल्व। 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, नोट्स की फ़ीस, मतलब ग्रुप की फ़ीस बता देता हूँ, 1000 है, जो कि मैंने ड्यूरिंग द वीडियो भी बताई थी, ठीक है। जिसमें नोट्स, बुक का PDF, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और 5 ईयर की सॉल्व, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन और चैप्टर वाइज नोट्स और तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल जाएंगी। पर ईयर इसकी फ़ीस आपको देनी है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम जो है वो आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। फ़ीस पे करके हमें बता दीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 18.3, और बाकी फिर फ़िज़िक्स और इंग्लिश को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।